कि ऐसी कौन सी बातें रहीं जो आपके लिए प्लस पॉइंट साबित हुई? देखिए, मूल विषय जो है इस चुनाव को जीतने में केवल अकेले बालाघाट लोकसभा का ही विषय नहीं है। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तेज़ी के साथ जो परिणाम दिया, उसका मूल कारण रहा इस बार राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस बात को कहती रही कि हमसे बड़ा दल और दल से बड़ा जो है वो देश है, और हम देश के लिए काम करते हैं। और इस बार आदरणीय मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में जो काम करके दिखाया, तब लोगों को लगा कि सही में एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना जो केवल देश के लिए सोचता है और देश में सारे लोग समाहित हैं। और जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, और जो उन्होंने चरितार्थ किया, उसी का ही परिणाम है कि जो इस बार देखिए कि कोई भी सांसद जो चुनाव जीता है वो 1,50,000 के नहीं, लाखों से जीता। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक उनकी जीत हुई है। ये जीत इस समय पर राष्ट्रवाद की जीत है, देश की संस्कृति की जीत है, और आदरणीय मोदी जी के किए गए कामों के कारण ये जीत हुई है। दादा, ये जो परिणाम आए हैं, ये आपके सोच के अनुरूप है या उससे भी बढ़ के हैं, या आपने क्या सोचा था आपके जो परिणाम आएंगे और बाकी राष्ट्रीय स्तर पे तो परिणाम आएंगे, आपको ये क्या सोचा था आपने? बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पे बिल्कुल तय था कि बिल्कुल 300 सीटों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, और 330 अकेले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, एनडीए के साथ मिला है। और इस तरह से परिणाम की एक पूर्ण बहुमत के साथ वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये पूर्ण विश्वास था। क्योंकि किए गए काम का परिणाम दिखता है ना समाज में, और वोटर साइलेंट था, वो बोल नहीं पा रहा था। परंतु जब उसने देखा कि किए गए काम, और जो मैंने कहा कि राष्ट्रवाद, ये जनता के मन में टूट टूट के भर गया। और इस बार तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जनता आगे चल रही थी, नेता पीछे थे। एक चीज़ और, ये आपका ये जो चुनाव अभियान था, जब आप चुनाव पे जा रहे थे तो कुछ कठिनाइयाँ सामने आई होंगी आपको, तो क्या वो कठिनाई? जब चुनाव लड़ने जाओ तो बहुत सारी कठिनाई आती हैं। पूरे मध्य प्रदेश में तो भले ही नहीं आई हो, और मेरे इस बालाघाट लोकसभा सीट में आई, क्योंकि हमारे बहुत सारे तत्कालीन वर्तमान सांसद के टिकट उनको प्राप्त नहीं हुए। तो बालाघाट जिले में निश्चित रूप से हमारे जो तत्कालीन सांसद थे, उन्होंने स्वतंत्र रूप से लड़कर के एक पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करने का काम किया। पर मुझे पूरा विश्वास था हमारे कार्यकर्ता और मतदाताओं पर कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मतदाता अंततः वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करेगा, और बहुत अच्छा परिणाम अंततः कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने दिया। आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है, उसकी मुख्य तौर पर कौन सी समस्याओं को आपने पहचाना है, और अब वो किस तरीके से दूर करने पे आपके प्रयास रहेंगे? आपको ध्यान है कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र में सीनियर बालाघाट आते हैं, और हम इसको हम ये कहें कि हम पिछड़े ज़िले के अंतर्गत हैं। हम विकसित ज़िले के लोग नहीं, विकासशील भी नहीं है, पिछड़े ज़िले में हम आते हैं। नक्सलाइट इलाका है बालाघाट। सिवनी भले ही नहीं हो, पर यहाँ पर कोई रेल लाइन नहीं है। हवाई पट्टी भले ही हमारे पास हो, भले हमारे पास पेच हो, परंतु अभी उस तरह का कोई पर्यटन का भी बहुत बड़ा कॉरिडोर नहीं है। रेल लाइन नहीं होने से उद्योग भी हमारे बहुत पिछड़ा हुआ है। रोज़गार नहीं होने से आर्थिक रूप से भी हमारा ज़िला पिछड़ा हुआ है। बालाघाट ज़िले में थोड़ा बहुत रोज़गार के अवसर है, तो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा बहुत वो ठीक है। हमारे पड़ोस में छिंदवाड़ा है, वहाँ पर कोल माइंस वगैरह बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनकी भी आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक रूप से सिवनी ज़िला बहुत पिछड़ा है। तो निश्चित रूप से पहली मेरी प्रायोरिटी है कि हम यहाँ पर एक तो रोज़गार लाने की चिंता करेंगे, रेल लाइन हमारी समय सीमा पर काम हो जाए उसका, इस बात की चिंता मैं करूँगा। बालाघाट ज़िले में भी जो हमारे जितने रेल लाइन का काम अधूरा है उसको पूरा करने का प्रयास होगा। दूसरा है हमारा सबसे बड़ा शिक्षा। जब मैं भी सब शिक्षा मंत्री था, तो उस समय पर मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम करने का प्रयास किया। उसका आज परिणाम है कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश के बच्चे आज बहुत अच्छी अपने अपने जिलों में कई नौकरी है, उसमें सिवनी और बालाघाट सर्वाधिक आज मध्य प्रदेश में नौकरी है। मेरी कोशिश होगी कि मैं चाहूँगा कि इस समय पर जिस तरह की डिमांड लोगों के सेंट्रल स्कूल के लिए, नवोदय के लिए है, तो अतिरिक्त रूप से कुछ सेंट्रल स्कूल में या तो सीटें बढ़ें या कॉलेज उनको नए स्कूल मिलें, ताकि एक शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे ज़िले में जागरूकता है, उस जागरूकता के कारण हमारे पास भीड़ बहुत है कि बच्चे और अच्छी शिक्षा चाहते हैं, तो पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये इस शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करें। दूसरा इलाज का भी मामला, चिकित्सा का मामला। चिकित्सा में सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं देने का काम किया, पर हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टरों की कमी है। अब डॉक्टरों की कमी पूर्ति करने का काम तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, और भारत सरकार से भी बहुत सारी योजनाएं, आयुष्मान योजना के अंतर्गत जैसा इलाज देने का काम है। कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, कुछ सुपर स्पेशलिस्ट वाले हमारे हॉस्पिटल बन जाएँ, चाहे प्राइवेट में बने चाहे शासकीय बने, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को उनको चिकित्सा का लाभ मिले। अभी हमको टोटल नागपुर पर आश्रित होना पड़ता है, जहाँ हमारे लोगों को बहुत
अत्यधिक पैसे लगते हैं, तो कोशिश हो कि चिकित्सा उनको सस्ती हो जाए। तो इस तरह से एक शिक्षा और चिकित्सा, ये दो चीज़ें होंगी जिसमें मेरा पूरा फोकस होगा। और मैं समझता हूँ हमारी मोदी जी की सरकार का भी फोकस शिक्षा और चिकित्सा पे है, रोजगार पे है, नौजवानों के लिए रोजगार मिले, क्योंकि सरकार को बनाने में नवयुवकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। महिलाओं का तो है ही, फिर सभी वर्गों का तो है, पर युवाओं का भी जो नया वर्ग आया, इसलिए मोदी जी की सरकार को बनाने में बहुत योगदान किया। तो इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इस बात की भी चिंता होगी। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दे तो थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे भी होंगे, तो ऐसे कौन से मुद्दे थे जो आपके सामने आए? यही बताया ना, जो भी आपसे गिना है कि सेंट्रल स्कूल है, शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है, रेल है, हमारे सभी जिलों में कहीं ना कहीं आकाशवाणी नहीं है, आपका FM बैंड जो चलना चाहिए जितना अच्छा वो नहीं है, रोजगार के जो हमारे यहाँ जैसे उद्योग बढ़ने चाहिए वो नहीं है। एकमात्र हमारे यहाँ पर, मैं जब वन मंत्री और खनिज मंत्री था तो उस समय पर मैंने हिसाब लगाई कि पहले हम मुश्किल से जिले भर में 2-3 क्रेशर होते थे। आज सिवनी जिला क्रेशर उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब ये इतना बड़ा उद्योग हो गया, माइनिंग इतना बड़ा उद्योग बन गया पूरे प्रदेश में। तो हमने जब अवसर मिला तब हमने एक खनिज का को एक उद्योग के रूप में परिणित कर दिया, और जिसके कारण से आज लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। तो लोग नौकरी की बात करते हैं, मोदी जी रोजगार की बात करते हैं। भाई आपको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अर्थ चाहिए, धन चाहिए, और ये धन ईमानदारी से कमाने के लिए चाहिए, और इसलिए इस दृष्टि से रोजगार के अवसर पैदा होना चाहिए। अब रोजगार प्राइवेट सेक्टर के भी होते हैं, रोजगार शासकीय सेक्टर के भी होते हैं। तो शासकीय सेक्टर से हम कितने रोजगार ला सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर से कितने रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे यदि देखिए हमने यदि 10 नई रेत की खदानें प्रारंभ कराई तो हिसाब लगाए कि कितने ट्रैक्टर वालों को काम किया, रेत भरने वालों को काम किया। अब जब रेत निकल के जाएगी तो कितने लोगों के मकान बनेंगे, गिट्टी वाले को काम मिला, वहाँ पर JCB वाले को काम मिला, ट्रैक्टर वाले को काम मिला, ट्रक वालों को काम मिला। तो ये एक तरह का उद्योग से रिलेटेड व्यवसाय से रिलेटेड लोगों को काम मिला। तो देखिए आज इस तरह के उद्योग हम चाहेंगे कि खेती में ज़्यादा लोग खपें, खेती में ज़्यादा लोगों को अवसर मिले, ताकि स्किल्डनेस आए, खेती से संबंधित कोई और अच्छा व्यवस्था बने। तो जैसे कस्टम हायरिंग कुछ लोगों को मिली, तो एक व्यक्ति ने यदि कस्टम हायरिंग किया तो उसने 10-20 लोगों को रोजगार दिया। तो जो मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है कि हम मालिक बने और हम लोगों को रोजगार दें, जरूरी नहीं कि मैं नौकर बनूँ। शासकीय नौकरी में हम जाएँ अलग विषय है, और हम कोशिश करें कि अधिकतम लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं, और उस योजना का लाभ उठा करके लोगों को रोजगार देने के अवसर पैदा करें। यदि कोई एक व्यक्ति होटल भी खोलता है तो आप बताइए, उसके यहाँ पर होटल में उसको भोजन बनाने वाला चाहिए, उसको बैरे चाहिए, उसको साफ़ सफाई वाले चाहिए। एक अकेला कोई होटल खोलता है तो वो भी 10-20 लोगों को रोजगार देता है। तो रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, उसकी शिक्षा के आधार पर कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलता है। इसलिए रोजगार के अवसर ज़्यादा हो, इस बात की चिंता होनी चाहिए।